अखाड़ा में आज सबसे पहले बीजेपी ने हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की एक खबर का हवाला देते हुए राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राजस्थान में वैक्सीन की वायल को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। अमित मालवीय ने भास्कर की जिस खबर को ट्वीट करते हुए राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया, उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसने राजस्थान के 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटरों की पड़ताल की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 35 वैक्सीनेशन सेंटरों में से उसके रिपोर्टरों को वैक्सीन की 500 वायल कचरे के डब्बे में मिली। इन 500 वायल में वैक्सीन की करीब 2500 से ज्यादा डोसेस पाई गई। दैनिक भास्कर का दावा है कि 500 से ज्यादा वायल में 20 से 70% तक वैक्सीन भरी मिली, यानी एक वायल में अगर 10 डोज होता है तो 2 से कम 7 डोसेस इन वायलों में पड़ी हुई मिली। भवानी सिंह हमारे साथ, भवानी देवरा हमारे साथ हैं और अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ है। भवानी, बहुत ही गहन और संजीदा आरोप है ये कि राजस्थान में जानबूझकर वैक्सीन की डोसेस की बर्बादी हो रही है। क्या इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 इंडिया ने भी की है, क्योंकि दैनिक भास्कर की इस खबर का हवाला बीजेपी ने दिया है? देखिए, ये पड़ताल तो भास्कर ने की है, लेकिन जो वेस्टेज है वो लगातार ये सवाल लगातार सरकार पर बना हुआ था, क्योंकि केंद्र सरकार ने अप्रैल में बताया था कि राजस्थान के अंदर 7% वेस्टेज है, फिर उसके बाद में अभी बताया था 3% वेस्टेज है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले ट्वीट करके कहा कि राजस्थान के अंदर वेस्टेज सबसे कम है, 2% से कम वेस्टेज है। और उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि हम तो 10 वाइल होती है, लेकिन जो 11वीं वाइल यानी बची हुई जो होती है उसका भी यूज़ कर रहे हैं। ये सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जो अभी सारी तस्वीर बता दी है आप आनंद, इसमें जो वीडियो फुटेज जो हमें अवेलेबल कराए गए उससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन की आधी से ज़्यादा कईयों के अंदर, आप मानिए कि अगर 70% तक अगर वेस्ट होता है किसी वैक्सीन किसी वाइल का, तो इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है। और काफ़ी सारे सेंटर्स का ये डिटेल्स, ये दावा किया गया, तो जाहिर तौर पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने राजस्थान सरकार से भी बात की गई है और राजस्थान सरकार ने सफाई देने की कोशिश की गई है कि ये खबर गलत है। आखिर फुटेज गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ। फिर से अभी राजस्थान कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान पीसीसी के चीफ है, वो इस पूरे मामले पर सफाई देंगे। आखिर सरकार की सफाई क्या होगी, ये बड़ा मसला है कि आखिर क्या सफाई देगी सरकार। ये वेस्टेज जी देखिए, अगर भास्कर जैसा अखबार जो है वो भी ये कह रहा है कि 8 जिलों में 35 वैक्सीनेशन सेंटर्स में ये पड़ताल की गई है कि कूड़ेदान में वायल मिले, जिसमें 20% से 70% की डोसेजेस थी। अब कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी करते हुए राजस्थान में बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी का दावा किया था। केंद्र सरकार के मुताबिक 16 जनवरी से 17 मई तक राजस्थान में 11.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज राजस्थान में बर्बाद हुई है। केंद्र सरकार के मुताबिक अप्रैल में राजस्थान में 7% वैक्सीन बेकार हुई है। वहीं राजस्थान सरकार का दावा है कि राज्य में वैक्सीन की बर्बादी सिर्फ 2% है। अब वहीं दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने राजस्थान सरकार, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने लिखा ट्वीट में कि राजस्थान में कोविड के टीके कचरे के डब्बे में फेंके जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी वैक्सीन को लेकर रोज नसीहत देते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकारों में टीके बर्बाद किए जा रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इसकी मिसाल है। कांग्रेस कोविड के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, कहीं ना कहीं बहुत ही गंदी राजनीति और संकीर्ण सोच या मानसिकता की बात हम कह सकते हैं, लेकिन अगर राजस्थान सरकार इसे सिरे से नकार रही है, दैनिक भास्कर जैसी बड़ी जो पब्लिकेशन है उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट और उसके साथ साथ कई जगह लोकल न्यूज चैनल्स में तो वीडियो फुटेज दिखाई जा रही है जहां वैक्सीन लगाने का ढोंग किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन नहीं लगाई जा रही और कूड़ेदान में वायल्स मिल रही हैं जिसमें डोसेज ऐसी बची हुई हैं। देखिए, इसके मिसयूज़ को लेकर लगातार केंद्र सरकार आगाह करती रही है तमाम राज्य सरकारों को। आनंद और आपने जिक्र भी किया कि राजस्थान उन राज्यों में एक था, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा, जिसमें मध्य प्रदेश का भी जिक्र था, जहां सबसे ज़्यादा दवाइयों की, वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। अगर इस तरह की दवाइयाँ अगर रिपोर्टर्स के हाथ लग रही हैं तो आप सोचिए कि किस हद तक ये दवा बर्बाद हो रही होगी, कितना रिकॉर्ड सेंटर के पास आ रहा है, कितना रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास जा रहा है, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बात सामने आई है, केंद्र सरकार भी सचेत होगी, राज्य सरकार
सरकार जरूर इस पर कार्रवाई करेगी आनंद, मुझे लगता है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी पूरे देश की चिंता है और हर घर वैक्सीनेशन और पल्स पोलियो वैक्सीन की तरह इसको हर घर पहुंचाना इस सरकार की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को बहुत हल्के से लिया जाएगा आने वाले दिनों में। जी, लेकिन भवानी, कहीं ना कहीं लोकल न्यूज चैनल्स में ये रिपोर्ट्स भी आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस बात में कोई तथ्य है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आपको वैक्सीन लगी है लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा रही और जानबूझ के वायल्स को फेंका जा रहा है? देखिए, कई सारी रिपोर्ट्स आ रही है और ये भी आरोप लग रहा था कि एक तरफ कहा जा रहा था कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आम आदमी कतार में लग रहा था, लेकिन हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट्स है, जानकारी है कि कोविड सेंटर जो बनाए गए थे वहां पर वीआईपीज यानी कांग्रेस के जो विधायक है, कांग्रेस के जो नेता है, वहां पर कोविड सेंटर के अंदर अपनों को वैक्सीन लगा रहे थे। जो ये वेस्टेज हो रही है, इसकी एक वजह ये भी है कि सिस्टमिक प्लान के तहत वैक्सीन लगनी चाहिए, उसकी बजाय कहीं न कहीं भाई भतीजावाज, कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, इसलिए वैक्सीन का वेस्ट ज़्यादा हुआ और इस तरीके से दुरुपयोग हुआ। और जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर, क्योंकि राजस्थान सरकार लगातार ये क्लेम करती आई है कि वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ कर रही है। 2 दिन पहले केंद्र सरकार पर हमला बोला कि उन्हें वैक्सीन 18+ के लिए वैक्सीन नहीं दी जा रही है, वो बाकी कंपनियों से मिल नहीं रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो जाहिर तौर पर जब सवाल उठाते हैं तो सबसे पहले ये राजस्थान सरकार को देखना होगा कि इतनी वेस्टेज हो कैसे रही है और सिस्टम इतना कैसे फेल हुआ। और एक बात है, एक वैक्सीनेशन सेंटर की बात होती तो फिर बात को सिरे से नकारा भी जा सकता है, लेकिन 8 जिलों में 35 वैक्सीनेशन सेंटर्स में ये पड़ताल की गई है और सब जगह दिखाया गया है कि वैक्सीन को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। भवानी, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में योग गुरु रामदेव ने सीधे सीधे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए को एक एनजीओ करार दे दिया। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए। कि डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया है, लेकिन मैं मान रहा हूं, मैं उसको सम्मान देता हूं जी। और मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश ये संगच्छध्वम संवदध्वम, लेकिन और ये आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है, ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिटेशन और वैलिडेशन वाले? इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। मैं तो इसी विचार का हूं। अरे अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का और वैज्ञानिक अनुसंधान लेकिन वो का कह रहे हैं कि सम्मान जब तक आप वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बाबा रामदेव वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, 1000 करोड़ रुपए की मानहानि हो जाएगी एलोपैथी के नाम पर। मैंने देखा आपका एक संवाद और वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर लेले को आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े सम्मानित डॉक्टर हैं वो आईएमए के, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया आपके साथ एक कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? लेले जी का कोई ट्विटर अकाउंट मेरे पास तो 25 उनके मैसेज भेजे हैं, कोई उसको पढ़ लेगा तो वो तो एलोपैथी के नाम पर कलंक है बेचारे। दूसरी बात, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये अनुकूल समय है एक मजहब विशेष का संदेश घर घर तक पहुंचाने का, कि जो झाड़ फूक करके, ऐसे पानी के छींटा मार करके जो एक ढोंग आडप पाखंड अंधविश्वास करते हैं, तो एलोपैथी को ओझापैथी बनाने में क्यों तुले हुए हैं? और मैं वापस कह रहा हूं, इस देश के वो डॉक्टर जो सच में, चाहे वो हमारे एम्स के अंदर हैं, चाहे वो और हमारे दूसरे ऐसे बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो प्रामाणिक डॉक्टर हैं, जो शालीन हैं, जो अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का सम्मान करते हैं, जो खुद भी योग करते हैं, मैं ऐसे करीब 90% अच्छे डॉक्टरों का सम्मान करता हूं। वो सच में मानवता के लिए एक भगवान का वरदान है। लेकिन जो एलोपैथी के नाम पर लूट खसोट करते हैं, एलोपैथी को भी बदनाम करते हैं, ऐसे डॉक्टरों का तो मुझे तो लगता है आईएमए वालों को खुद ही इनिशिएटिव लेकर के, जो इनके अध्यक्ष हैं और जिनके सो कॉल्ड जो इनके महामंत्री आदि हैं, इनको तो बर्खास्त करके किसी योग्य व्यक्ति को अपने
इस चाहे एनजीओ का अध्यक्ष बनाना चाहिए और उनको महामंत्री बनाना चाहिए, नहीं तो ये आईएमए का मुझे लगता है इसकी गरिमा ही खत्म कर डालेंगे। तो मेरी लड़ाई डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं, आईएमए के खिलाफ है और इस एनजीओ के खिलाफ है और इनके जो 10% हैं उनके खिलाफ है, कहते हैं रामदेव। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर दिए योग गुरु रामदेव के बयान पर आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने बड़ा पलटवार किया है। आईएमए ने सीधे केंद्र सरकार से रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब चलिए, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, नीरज भी हमारे साथ हैं। अमिताभ, एक बात बताइए कि रामदेव की लड़ाई आईएमए से है, आईएमए की लड़ाई रामदेव से है, कहीं ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद तो नहीं, या एक पर्सनल फाइट है? देखिए, आपने बाबा रामदेव की पूरी बातें सुनी है। बाबा रामदेव की उनकी शिकायत तमाम डॉक्टरों से नहीं है। वो कई डॉक्टरों का सम्मान करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। उनकी शिकायत है आईएमए से, जिसको वो एनजीओ करार दे रहे हैं। यानी ये लड़ाई सीधी सीधी बाबा रामदेव बनाम अगर आईएमए की कहें या जो मेडिकल एसोसिएशन आईएमए जो भी है, इनके खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा, क्योंकि बाकी आयुर्वेद के जुड़े लोग नहीं इसमें कूद रहे हैं, सीधे सीधे बाकी डॉक्टर्स नहीं कूद रहे हैं। ये सीधी लड़ाई एक टिक गई है आईएमए की। आईएमए लेकिन इसको एनजीओ करार देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है। और आनंद, ये लड़ाई अभी मुझे लगता है धीरे धीरे भुग जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो है, कम से कम बाबा आयुर्वेद को एक डॉक्टरी की पद्धति के रूप में रिकॉग्निशन दिलाने की पूरी कोशिश में लगे थे और तमाम लॉबिंग भी की थी। हाँ। लेकिन मुझे लगता है ये जो एलोपैथ का ये जो मानना है कि ये झोला छाप डॉक्टरी है, ये क्वैकरी है, ये करके इसको पीछे करार देना, मुझे लगता है इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में लगता है बाबा रामदेव को ये मौका मिलेगा। नहीं, मौका ही नहीं, मैं इसमें एक बहुत बड़ा विवाद भी है। रामदेव ने नीतीश, आप नीरज, आप मेरे साथ हैं। नीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो रामदेव ने कहा कि आईएमए कौन सी बॉडी होती है सर्टिफिकेशन देने वाली, इसको राइट्स कहां से मिले और किसने दिया? और जब आईएमए का चेयरमैन खुद एक समुदाय विशेष और एक पंथ विशेष की बात करता है और उसको आगे बढ़ाने की बात करता है और फिर कहता है कि नहीं, मेरे बयानों को गलत मसले से लिया गया, गलत मतलब, और फिर अपने स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करता है, तो सब लोग मान लेते हैं। वहीं रामदेव ने कहा कि मेरा आक्षेप किसी भी डॉक्टर पर नहीं है, लेकिन इस एसोसिएशन और उसके कुछ फिगर हेड्स पर है। तो फिर लोगों में इतना बवाल क्यों है? आनंद, देखिए, स्वामी रामदेव ने जो सवाल उठाया वो कहीं ना कहीं आईएमए की तरफ से संचालित व्यवस्था पर सवाल उठाया है और ये बात नागवार गुजरी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। देखिए, 2020 में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में देश में एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच जिस तरह का सिस्टम प्रोवाइड किया गया है उस पर अध्ययन किया गया। तो उसमें यह पाया गया था कि आयुर्वेद के जो तमाम जो डॉक्टर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हों या अंडर ग्रेजुएट हों, उनकी तुलना अगर एलोपैथी के डॉक्टरों से करें तो उनके पास सुविधाएं बहुत कम होती हैं। महज 414 कॉलेजेस का जिक्र था जो आयुर्वेद के थे और सिर्फ 1/4 के पास 100 बेड वाले अस्पताल थे। और इस अगर एमबीबीएस कॉलेजेस की बात करें तो उनके पास तो 500 बेड वाले अस्पताल होते हैं। तो स्वामी रामदेव की लड़ाई कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी है कि आयुर्वेद को कैसे एक स्वाभाविक चिकित्सा व्यवस्था के तौर पर स्थापित किया जाए, और जिसका विरोध कई बार एलोपैथी से जुड़े डॉक्टर करते रहते हैं। और आयुर्वेद की तरफ से रामदेव, जिन्होंने इसको स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत में, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई एलोपैथी और आयुर्वेद की भी है। हाँ, अभी ये लड़ाई स्वामी रामदेव और आईएमए के बीच में दिख रही है, लेकिन ये लड़ाई कहीं ना कहीं आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच भी है। लेकिन दोनों पक्ष की तरफ से आयुर्वेद की बात करें या एलोपैथी, देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत सियासत और उससे ज्यादा एक बड़ी सियासत है, क्योंकि इसके पीछे कुछ लॉबीज का भी हाथ है। और जिस तरह के बयान आईएमए के करंट मौजूदा जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पहले दिए हैं और वो खुद विवादों में घिरे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एजेंडा चल रहा है। और आईएमए ने, मैं आपको बता दूं कि पिछले 6-8 महीने में डॉक्टर जयलाल की अगुवाई में सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि आईएमए नहीं चाहता कि अलग अलग जो तरीके हैं मेडिसिन के, यानी आयुर्वेद हुआ, यूनानी प्रथा हुई, सिद्धा प्रथा हुई, या फिर होम्योपैथी हुई और एलोपैथी हुई, इन सबको एक साथ जोड़कर इनको सबको मेन स्ट्रीम किया जाए, इसके खिलाफ है आईएमए। इन आईएमए के डॉक्टर्स ने क्या कहा रामदेव के इस बयान पर? हमारे साथ जो न्यूज़ 18 के साथ इंटरव्यू था अमीश के साथ, उस पर उन्होंने जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एक एनजीओ करार दिया तब आईएमए के डॉक्टर्स ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे मेंबर्स
सबसे पहले तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के मेंबर्स हैं, यानी कि वो MBBS प्लस डॉक्टर्स हैं। प्लस ऐसा कहना कि राजनीतिक हैं, वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। वो सबसे पहले एक डॉक्टर हैं और उसके ऊपर इस संगठन के मेंबर जरूर हैं, और उन्होंने कभी ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं समझी है। वो तब बोले हैं जब बाबा रामदेव ने इस साइंस को स्टूपिड और दिवालिया कहा है, तभी हमें बोलना पड़ गया और सोशल मीडिया और मीडिया पे आना पड़ा है। तो बाबा रामदेव अपना ये ढोंग और आडंबर बंद करें। वो एक व्यापारी हैं और व्यापारी के अपनी कॉर्नर ड्रग को बढ़ाने के लिए इतना बोलते हैं और चाहते हैं कि मैं मीडिया में रहूं। हम उनके इस बात के सख्त खिलाफ हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत का सबसे बड़ा मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टरों का संगठन है, और जो ये लाला जी जो बयान करते हैं वो ना कि सिर्फ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बल्कि जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क, मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क्स, सभी स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से पूरे 12 लाख मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने इसकी घोर निंदा करी है। और लाला जी जो माफी की बात करते हैं, उनकी माफी सिर्फ काफी नहीं है, उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मैजिकल रेमेडीज एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। आईएमए के डॉक्टर्स एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। सभी मेंबर्स एलोपैथी के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं, ना आयुष के बारे में जानते हैं। और हमारा साइंस संशोधन और सबूतों पर टिका है, उसे ICMR और WHO की मान्यता है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आईएमए किसी पैथी के विरोध में नहीं है, ना आईएमए कोई राजकीय संगठन है। तो अगर एलोपैथी संशोधन, रिसर्च और डेवलपमेंट और साइंस पर टिका है, तो आयुर्वेद क्या है? अमिताभ, आयुर्वेद का मतलब ही साइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आयु का साइंस है, आयु की साइंस है, आयुर्वेद है। अब आपको एक बात बताऊं कि 2009 की बात है ये। आज से 11 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया में बवाल उठाया कि 5000 से ज्यादा भारतीय मेडिसिन के हर्ब्स और भारतीय जड़ी बूटियों का पेटेंट $150 मिलियन पर दुनिया की फार्मा कंपनीज करना चाहती थी। अदरक को पेटेंट करना चाहते थे मोटापे के खिलाफ एक नुस्खे के लिए। और संतरे के जो छिलके हैं, सिट्रस पील एक्सट्रैक्ट जिसे कहा जाता है, जिसको कि आज कई सारी फार्मा कंपनियां अपनी ब्रांडिंग में लगा के कहती है चेहरे पर लगाइए, ये तो देसी नुस्खा है। तो आयुर्वेद से निकालकर नुस्खे आप उसको पेटेंट करके वापस आकर एलोपैथी का नुस्खा बताकर दुनिया को बेच रहे हैं। और ये आडंबर नहीं है, ये व्यापार नहीं है, आयुर्वेद साइंस नहीं हुआ। हल्दी के गुण आज से हजारों साल पहले जिसको कि सिद्ध करके, शोध करके लोगों ने समझा, आज हमको पैकेजिंग करके बेचा जा रहा है टर्मरिक। तो ये आडंबर नहीं, ये धंधा नहीं है। कहीं ना कहीं जानबूझकर ट्रेडिशनल मेडिसिन को बुरा दिखाने की भी कोशिश है। हां, रामदेव ने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, वाचाल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने वाक्यों को वापस लिया है। तो आईएमए क्यों उनके पीछे पड़ा है जानबूझकर? ये कहीं ना कहीं एक लॉबी है और एक एजेंडा है अमिताभ, क्योंकि आप दर्शकों को बताएं कि सरकार चाहती थी इन स्ट्रीम्स को मर्ज करें, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को मेन स्ट्रीम करें, उनको आज्ञा दें कि वो सर्जरी जैसी बातें काम कर सकें, एडवांस मेडिकल प्रैक्टिसेस कर सकें। और इसके खिलाफ है आईएमए। अपने आप को मॉडर्न बताने वाले आधे से ज्यादा पेटेंट तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बल पर है इनके पास। आनंद ये आयुर्वेद है जिसको भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के लोगों से अलग नहीं किया जा सकता। चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हो, चाहे यूनानी डॉक्टर हो। जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, हमारे भगवान धन्वंतरी के जमाने, धन्वंतरी जब जिक्र होता है प्राचीन वेदों में, धन्वंतरी जो भगवानों के वैद्य हुआ करते थे, उनके समय से आयुर्वेद चला आ रहा है। जिस तरह से जड़ी बूटियों से हमारे यहाँ बीमारियाँ ठीक की जाती थी। अगर सुश्रुत देखें, आचार्य सुश्रुत, वो भी कई सदियों पहले की बात है कि वो आयुर्वेद की बात करते थे। पतंजलि का महाभाष्य, अगर उसमें उनको अगर जनक कहा जाता है आयुर्वेद के बारे में लिखने का, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें जोड़ती हैं प्राचीन भारत से। और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार का, चाहे अमीर हो चाहे कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति हो आनंद, कोई भी इस आयुर्वेद की दवा से एलोपैथ पर जाने के पहले लोग अपने घर की नेचुरोपैथी जरूर करते हैं। हमारे लौंग खाना, हमारे यहाँ बड़ी इलायची खाना, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, ये तमाम चीज़ों से हमारे यहाँ दवाइयाँ घर में ही लोग बना लेते हैं। तो ये इसको हम अलग नहीं कर सकते। और भारत सरकार ने, मोदी
सरकार ने कोशिश भी की है, आपको याद होगा कि इस कोरोना से लड़ाई में इन सब अस्पतालों को मान्यता देने की, यूनानी पद्धति को पूरी तरह से मान्यता दी हुई है। देश भर में इनके अस्पताल हैं, आयुर्वेद के अस्पताल हैं। तो जो विभाग बनाया गया आयुष आनंद, ये इसी दिशा में काम कर रहा है कि इन्हें भी पूरी तरह से डॉक्टरी बना दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको भारत की सभ्यता, संस्कृति और लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से अलग किया जा सकता। डॉक्टर्स यही आईएमए द्वारा प्रमाणित बात करते हैं ना, आईएमए द्वारा भारत में प्रमाणित। रामदेव ने पूछा है, नीरज, ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं प्रमाणित की बात करने वाले, प्रमाणित करने वाले? क्योंकि यही लोग हैं जो कि 1980 और 90 के दशक में ये कहते थे कि सफेद मंजन यूज कीजिए, कोयला का इस्तेमाल मत कीजिए, नमक मत डालिए, नीम मत यूज कीजिए। और आज यही आईएमए द्वारा प्रमाणित हैं जो पैकेज करके बेच रहे हैं कि इसमें नीम के गुण हैं, इसमें कोयला है, इसमें नमक है। ये वही नदमंजन वाले हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आडंबर किसका? अब आप मुझे बताइए कि इसको प्रमाणित करने वाले मॉडर्न हुए कि ट्रेडिशनल तरीकों को मॉडर्नाइज पैकेज करके लोगों को बेच रहे हैं? तो व्यापार कौन कर रहा है? आनंद, देखिए, दोनों पक्ष की तरफ से रामदेव की बात करें या आईएमए की बात करिए, दोनों का यही पक्ष है कि, और इस बात पे दोनों की लड़ाई है कि वैज्ञानिक आधार किसका मजबूत है। आईएमए आयुर्वेद को उतनी मजबूती के साथ, जितना वो खुद के एलोपैथ को मानते हैं, उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिन सवालों को उठाया था आईएमए ने पहले, जो आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, और जिस बात का जिक्र खास इंटरव्यू में स्वामी रामदेव ने भी किया कि टूथपेस्ट और बाकी चीजों को प्रमाणित करने वाला आईएमए जैसी संस्था कौन होता है, उन्हें दूसरे काम को देखना चाहिए। और इसीलिए शायद रामदेव ने एनजीओ करार दिया है। और ये आरोप भी लगाया है कि इस तरह के जो भी आरोप स्वामी रामदेव पर लगाए जाते हैं, उसमें विदेशी फंडिंग, माफिया लोगों का हाथ है, ताकि आयुर्वेद को कहीं ना कहीं कलंकित किया जाए। और इस पूरी कोशिश में आईएमए से जुड़े लोग हैं जिनकी छवि भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे जुड़ी हुई है। तो लड़ाई ये इस बात की है कि वैज्ञानिक आधार किसका मजबूत है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया और देश भी मानता है कि एलोपैथी का वैज्ञानिक आधार मजबूत है। लेकिन आयुर्वेद को भी जिस तरह से हाल के वक्त में रामदेव ने स्थापित करने की कोशिश की है, उसके बाद आईएमए और स्वामी रामदेव के बीच ये देखिए, आयुर्वेद को स्थापित करने का श्रेय सिर्फ रामदेव को नहीं जाता। बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है और बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जो शायद जो रामदेव के साथ, रामदेव से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं। सीधी सी बात है, जब एक डॉक्टर एलोपैथी का डॉक्टर है, क्यों एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ मल्टीविटामिन ही आपको लिख के देता है? क्यों कहता है कि इसी को लीजिए? ये क्यों नहीं कहता कि कोई भी मल्टीविटामिन आपको मिल जाए लीजिए, कोई भी आपको बीमारी, बुखार की दवा, कोई भी आपको पैरासीटामोल मिल जाए आप लीजिए? वो एक ही ब्रांड क्यों लिख के देता है? अगर ये सवाल किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो फिर क्या कहेंगे आप कि आप मुझ पर क्यों सवाल पूछ रहे हैं? तो यही सवाल आपने आज रामदेव को व्यापारी बता दिया, तो आप खुद क्या कर रहे हैं? यही सवाल रामदेव आपसे पूछ रहे हैं। अब आईएमए के अलावा कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी रामदेव के बयान पर नाराजगी जताई है। इन लोगों ने रामदेव को एलोपैथी के खिलाफ बयानबाजी ना करने की नसीहत दी है। एलोपैथी एक तरीक़ा इलाज है और दुनिया में ये बैकबोन है बीमार लोगों का इलाज करने के लिए। जो बयान बाबा रामदेव का आया है वो न सिर्फ ये कि डॉक्टर्स की बेइज्जती है, साइंटिस्ट की बेइज्जती है, बल्कि देश को गुमराह करने वाला बयान है। निश्चित तौर से उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सन्यासी के चोले में व्यापारिक कायदे कानूनों को तोड़ना क्या उचित है? क्या कोई संत या महंत किसी की बुराई करता है? क्या कोई संत या महंत आयुर्वेद के पीछे छुपता है? WHO की दवा प्रमाणित कह करके आपने दवाई बेची और उसके बाद आपने खेद व्यक्त किया कोई क्लिनिकल ट्रायल आपकी दवाइयों का नहीं हुआ, और आप कहते हैं कि हमारी WHO प्रमाणित है दवाइयां। इन सारी बातों का आपको जवाब देना होगा। और रही बात ठगने की या झूठ बोलने की, तो आपने राष्ट्र के साथ झूठ बोला है रामदेव जी। आईएमए सरकार के द्वारा समय समय पर प्रचारित प्रसारित संगठनों में से एक है। भारत सरकार के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री समय समय पर इसके कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। लिहाजा इसको एनजीओ कहना, विदेशी ताकतों से मिला जुला कहना उचित नहीं। बगैर जानकारी के, अपुष्ट जानकारी के इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं। आईएमए में मैं नहीं मानता कोई मिशनरी हैं, कोई एंटी नेशनल हैं या कोई विदेशी माफिया है।
अमिताभ, नीरज, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। अखाड़ा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोरोना का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने नकार दिया। यही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन तब कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जब यह मामला हाईकोर्ट में है तो ऐसे में इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकती। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की है, जिसके तहत नए संसद भवन के साथ साथ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास बनेंगे। दूसरी तस्वीर दिल्ली हाईकोर्ट की है, जहां प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विक्रांत यादव भी जुड़ेंगे। अमिताभ, सबसे पहली बात, ये कांग्रेस के टूल किट पर संबित पात्रा ने बीजेपी ने सीधा आक्षेप कर दिया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बिल्कुल आनंद, ये सरकार के लिए बहुत राहत की बात है और खुशी की भी बात है, क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही थी कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर, टूल किट बनाकर और कोरोना के नाम पर इसको रोकने की कोशिश में के दबाव में सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया था और सरकार ने ये भी कहा था कि ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसमें सिर्फ दो प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। एक जिसे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, जो राजपथ के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और अगले साल 26 जनवरी की परेड वहाँ होनी है नए बने सेंट्रल विस्टा पे। और दूसरा काम जो शुरू हुआ था वो संसद की नए बिल्डिंग के पुनर्निर्माण पे। बाकी जितने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं उस पर अभी काम न शुरू हुआ था न टेंडर हुआ था। फिर भी लोगों को लग रहा था कि पूरा का पूरा काम शुरू हो गया है, सरकार ने 25-30 हज़ार करोड़ के टेंडर दे दिए हैं। लेकिन सरकार ने तभी साफ कर दिया था कि केवल 2 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिसके लिए ग्लोबल टेंडर तक फ्लोट किए गए थे। इसलिए आनंद, हाईकोर्ट का यह फैसला, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, मुझे लगता है अब सरकार को काफी राहत दे रही है। सरकार को राहत नहीं, ये जो भ्रम फैलाने वाले जो हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है विक्रांत, क्योंकि 6 साल का ये प्रोजेक्ट जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है, तो हर साल 3,500 करोड़ रुपए तक से ज्यादा इस पर एलोकेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोविड का यानी कोरोना के खिलाफ जंग का जो आउटले है, उसका एक भी नया पैसा इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ा है। तो ये सारी जो बातें हैं, भ्रम फैलाने वाली बातें, इसको क्यों हवा दी जा रही थी? देखिए आनंद, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से अदालत के इस फैसले से एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान में रखना होगा कि अदालत ने कहा कि ये मोटिवेटेड पिटीशन है और इसके जो याचिकाकर्ता है उनका कुछ और उद्देश्य हैं, ये कोर्ट ने साफ कहा है। और इसी कारण कोर्ट ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट भी लगाई है। आमतौर पर कोर्ट जो है याचिकाओं को खारिज करता है या स्वीकार करता है, लेकिन उस मामलों में कॉस्ट लगाई जाती है, जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें कोर्ट को ये लगे कि जो याचिका दाखिल करने वाला व्यक्ति है उसके कुछ और निहित स्वार्थ हो सकते हैं। और इसी कारण कोर्ट ने इस जनहित याचिका को ये माना कि इसमें निहित स्वार्थ है और इसी कारण कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और इसी अब ये लगभग ये पूरी तरीके से मानना चाहिए कि ये विवाद अभी थोड़े दिनों तक रुक जाएगा, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पीएम मोदी के घर की तरह प्रचारित भी करते थे, उनका ये आरोप भी रहता था। और क्या वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रुकेंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोर्ट की एक कड़े आदेश और जिस तरीके से याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया गया है उससे साफ है कि अदालत की एक बड़ी जीत सरकार को मिली है। और केंद्र सरकार अब इस फैसले के सहारे केंद्र सरकार को भी एक बड़ा हथियार मिला है कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब दे सके। जी, और अमिताभ, एक तरफ जहां कांग्रेस नेता के सजेशन पर ट्विटर ने 11 मंत्रियों पर मैनिपुलेटेड मीडिया लगाया बिना किसी प्रमाण के, यहां कोर्ट ने कहा मोटिवेटेड पिटीशन। दूसरी बात तथ्य को अगर आगे करें तो फिर से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वहां कोई मोदी का महल नहीं बन रहा, प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है जिसमें सिर्फ 6 कमरे हैं, और वो इसलिए ताकि प्रधानमंत्री वहीं हो जहां काम हो रहा है, यानी पार्लियामेंट के सामने हो। दूसरी बात, ये नया संसद बन रहा है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में आज ये हाल है कोविड काल में कि जब राज्यसभा काम करता है तब लोकसभा काम नहीं कर सकती, और जब लोकसभा काम सेशन में है तो राज्यसभा को बंद करना पड़ता है। 543 लोकसभा के मेंबर्स के बैठने की जगह नहीं है आज, और ये हालत है।
कि जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे देश के, वो ऐसे एक छोटे से कोने में बैठते हैं जिनके सामने फाइलों का अंबार लगा हुआ है और प्रोटेक्शन भी नहीं है। 2001 के पार्लियामेंट के अटैक के बाद ये बात हुई थी कि भाई नए संसद की जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है हम। ये देश के लिए बन रहा है संसद, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। बिल्कुल यही बात सरकार बार बार कर रही है कि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है और बनने में कितने अमिताभ, इसी पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी बोल रहे हैं। देख रहा हूं कि पिछले कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव को की हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ, मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीज़ों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है, वो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास अगर इन चीज़ों की बात करे तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, पर बाकी लोग ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स में झूठे इल्ज़ाम। अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एक वो आंकड़ा मैंने देखा, कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। The two are being freely interchanged. पहली बात तो यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें अगले 250-300 वर्ष के लिए हमें भारत सरकार का गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है उसके बनाने की हमारे पास एक ब्रॉड प्लान है। ये प्रोजेक्ट ना अभी शुरू हुआ है, ना अभी कंसेप्चुअलाइज हुआ है। मैं आपको इसका 2 उदाहरण देता हूं। जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कुछ 100 वर्ष पहले बनाई गई थी, नॉट फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उस समय हमारे जो जिनकी हुकूमत थी उस समय एक स्वतंत्र भारत के वो बात करने को तैयार नहीं थे। बाकी भी जो बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, बाकी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, हम शुरू से ये स्पष्ट करते आ रहे हैं कि नन ऑफ दीज बिल्डिंग्स विल बी टच्ड। अब हरदीप पुरी भी यही हवाला दे रहे हैं कि देखिए सरासर झूठ, एक मिथ्या, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है अमिताभ। और सबसे बड़ी बात है कि तथ्यों के विपरीत बातें की जा रही हैं, जानबूझकर इसको उठाया जा रहा है, जबकि सत्यता यह है कि इस कोविड काल में भी इस प्रोजेक्ट में जो एक्शन हो रहा है वो नया संसद बन रहा है। और जो एक पार्लियामेंट की तरफ से और जो राजपथ की तरफ से जो आपने काम कहा, कोविड काल में भी जो ये काम चल रहा है उसमें 3,000 परिवारों की रोजी रोटी इस पर चल रही है। और ये प्रजा के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 मूर्ति भवन को उठाकर किसी एक व्यक्ति के लिए बना दिया गया और छोड़ दिया गया वहां पर, और वो भी सरकारी खर्चे पर और देश के खर्चे पर। आनंद, सिर्फ ये बात, जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उनके वैक्सीनेशन से लेकर उनके दवाई तक के लिए और उनके RT-PCR टेस्ट के लिए अगर कोरोना होता है उनका ख्याल रखने तक के लिए सरकार ही उसका खर्च वहन कर रही है। तो ये भी बड़ी बात है सरकार के लिए, क्योंकि वहाँ मजदूरों को वहीं पर रखा जा रहा है और वहीं पर काम करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है आनंद, सिर्फ ये सोचना नहीं है, कम से कम भारत सरकार के 51 मंत्रालय हैं जो पूरी दिल्ली में जिनके ऑफिसेज हैं, और एक सरकारी सूत्र बताते हैं कि इन पूरे सरकारी विभागों के सिर्फ किराया देने पे 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खर्च होते हैं। और 11 बिल्डिंगें अगर इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बनती हैं, सारे मंत्रालय
उसी जगह सीमित हो जाएंगे, किसी को किराया देना नहीं पड़ेगा। तो इसके बनने के बाद भी सरकार को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत भी होगी आनंद, और उसके बाद इस इलाके में इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं, ज़मीन के पार्किंग से लेकर ज़मीन के अंदर ही एक मंत्रालय से दूसरी भूमिगत ही जाने की सुविधा होगी बैटरी केबल कार से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर रक्षा मंत्रालय है तो तीनों फोर्सेस के मंत्री का हेडक्वार्टर्स कमान पूरा एक ही बिल्डिंग में होगा। इसी तरह से पूरी योजना है सरकार की, एक मैसिव योजना है, बड़ी योजना है जो कई सालों से लंबित पड़ी थी, जिस पर अब काम शुरू हो गया है। बहरहाल अब दो चीजें हम अगले 26 जनवरी का इंतजार करें, सेंट्रल वेन्यू के खूबसूरत होने का जिस पर मार्च पास्ट होगी, और पार्लियामेंट का जो अगले साल दिसंबर का विंटर सेशन यानी 2022 का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा। ये दो चीजें सरकार ने कही हैं। 2012 में यूपीए सरकार के अंतर्गत के जब थी यूपीए 2 के टाइम में काल में, उस वक्त इसके बारे में बात की गई थी, इसकी याचिका दी गई थी, इसकी जरूरत की बात की गई थी कि जरूरत है उस वक्त, लेकिन उस वक्त शब्द को उनके पास ट्रेजरी में कुछ भी नहीं था, पैसे ही नहीं थे, तो कोषागार खाली था उनके पास। अब पैसे आए हैं, अब ये काम चल रहा है, तो अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था ये कर रहे हैं, ये कैसे कर सकते हैं। इस तरह की सियासत हो रही है। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। अमिताभ और विक्रांत, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय के तबादले पर बंगाल से दिल्ली तक सियासत गर्माती दिख रही है। केंद्र सरकार ने उन्हें आज सुबह 10 बजे तक दिल्ली पहुंचने के लिए कहा था, जिस पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने से साफ इनकार कर दिया है। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार के 28 मई के उस फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है, जिसके तहत बंगाल के मुख्य सचिव को कार्यमुक्त करने के लिए कहा गया है। इस आदेश के तहत मुख्य सचिव को आज सुबह 10 बजे से पहले दिल्ली पहुंचना था, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले वो कोलकाता में अपने दफ्तर पहुंचे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य सचिव के तबादले को केंद्र का तुगलकी फरमान करार दिया है। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं। आदेश दिया गया कि आप आके नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट कीजिए। कब भेजा गया? शुक्रवार को, फ्राइडे को। शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन है और सोमवार 10 बजे उनको पहुंचना है। इतना इमरजेंसी क्या है? ऐसा तो नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी आर्मी में काम कर रहे हैं। पहले सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर राजीव कुमार के लिए यही काम किया गया, अब अलप्पन बंदोपाध्याय को लेकर किया जा रहा है। आशिका सिंह और विक्रांत यादव हमारे साथ हैं। आशिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधा घंटा इंतजार कराकर, सीधे जवाब ना देकर और फिर ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज की वजह से उनको कहा गया कि आपका तबादला हो रहा है, आपको आना है, ऑर्डर्स आपको फॉलो करने हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है जहां पर उनको 48 घंटे से ज्यादा का समय दिया गया कि आप शुक्रवार को निकलिए, ऑर्डर है, शनिवार रविवार आप सोमवार को सुबह 10 बजे रिपोर्ट कीजिए। देखिए आनंद, बिल्कुल, लेकिन इधर राज्य सरकार की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि 24 तारीख को, आज मैं आपको बता दूं कि अंतिम दिन होता अलप्पन बंदोपाध्याय के कार्यकाल का, लेकिन एक्सटेंशन जो उनको 3 महीने की मिली है, 24 तारीख को एक्सटेंशन की चिट्ठी आती है। राज्य सरकार सवाल उठा रही है कि जब 24 को एक्सटेंशन दिया गया तो 28 को आपने उन्हें दिल्ली कैसे बुला लिया। हालांकि जो पूरी घटना थी कलाईकुंडा की, जो बैठक की जिसकी आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, उस पर लगातार सफाई, और ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि नहीं, मैं तो गई मीटिंग में, मैंने कागजात दिए और मैंने अनुमति लेकर के 3 बार सर्व वित्तीय परमिशन ये पूछने के बाद ही वहाँ से निकली हूँ दीघा के लिए। हालांकि बैठक को अब तृणमूल के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो बीजेपी की बैठक बुलाई थी। आज जो चिट्ठी ममता बनर्जी ने लिखी है प्रधानमंत्री को, उसमें तो ये तक कहा है कि राज्यपाल को उस बैठक में उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जो पहले पीएम सीएम की मीटिंग होनी थी उसमें तो वो भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसके बाद जब रीशेड्यूल किया गया, जहां विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया, जो मेन प्रॉब्लम थी, तो इसको जो प्रमुख सचिव, जो मुख्य सचिव है अलप्पन बंदोपाध्याय, इनको लेकर के ठनी हुई है। और राज्य सरकार, देखिए, अगर 24 तारीख को एक्सटेंशन दिया गया तो फिर वो केंद्रीय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और उनके ऊपर है कि वो उस ऑर्डर को रिसेंड करें, एक्सटेंशन नहीं दें और कहें कि देखिए आप आइए दिल्ली, आप नॉर्थ ब्लॉक रिपोर्ट कीजिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, इसमें एक प्रोसीजर को रोक लगाकर इस पर सियासत करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन बंगाल में मुख्य सचिव के तबादले पर उठे सियासी तूफान का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट के दौरान इस तरह के विवाद पर सवाल उठाए। वहीं केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता सरकार के अहंकार को इस घमासान की वजह बताया। मेरा अपना ये मानना है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त राज्यों से लड़ने का नहीं है, ये वक्त है राज्यों की मदद करने का, ये वक्त है सबको मिलकर कोरोना से लड़ने का। ये इस तरह से ये शोभा नहीं देता जिस किस्म से जो किया गया। तो मेरा ये निवेदन है, केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि सभी राज्यों को एक साथ लेके एक टीम इंडिया बनके हमें सारे देश को मिलके कोरोना से लड़ना है। इस वक्त राज्यों से नहीं लड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो अहंकार और अराजकता का बंधक बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को अहंकार और अराजकता ने हाईजैक कर लिया है और चोरी और सीनाजोरी। आपने संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना है। क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। जो व्यवस्था है और जो संविधान है उसके हर व्यवस्था और हर सरकार उसके प्रति बाध्य है, उसके प्रति जवाबदेह है। वहीं तबादले पर जारी सियासी घमासान के बीच आज दिल्ली नहीं पहुंचने पर बंगाल के मुख्य सचिव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बढ़ती दिख रही हैं। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि दिल्ली नहीं आने पर अब कार्मिक मंत्रालय जो है बंगाल के मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में ये सवाल भी उठाया कि कहीं 28 मई को यास तूफान की समीक्षा बैठक में देरी से पहुंचने की वजह से तो मुख्य सचिव को निशाने पर नहीं लिया जा रहा, क्योंकि केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने का आदेश तूफान यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक में देर से पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही दिया था। आशिका सिंह हमारे साथ हैं, विक्रांत भी हमारे साथ है। आशिका, इसी पर ठनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। अगर अलापन बंदोपाध्याय को बुलाया जाता है तो उनका काम बनता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाएं। मुख्यमंत्री चाहे जो भी चिट्ठी, जो भी बात कहें वो प्रधानमंत्री को लिखें, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जो चिट्ठी आज लिखी गई है ममता बनर्जी की तरफ से, साफ शब्दों में लिखा गया है कि हम अलापन बंदोपाध्याय को रिलीज नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, अब ये जो पेच यहाँ पर फंसा है, टीएमसी के जो नेता हैं वो दलीलें दे रहे हैं कि राज्य के नियमों के अनुसार अधिकारी को रोका जा सकता है और वो भी आपात की स्थिति में, कोरोना ऊपर से यास का जो कहर बरपा है उसको देखते हुए। लेकिन इस बीच अगर केंद्र की तरफ से उन्हें बुलाया गया है, वहाँ जाना चाहिए था और जाने के बाद जो भी उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी या कम से कम चिट्ठी तो लिखनी चाहिए थी, वो जो है इस तरफ से देखने को नहीं मिला है। देखिए, तो अगर आप चाहें तो फिर भी तो फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकते हैं और मजाक उड़ा सकते हैं, प्रोसीजर्स की को दरकिनार कर सकते हैं, और लेकिन वो सही है। और जब आप चाहें तो फिर आप इसी पर सवाल उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पालघर से। वहां समुद्र में तेल निकालने, एक जहाज से तेल निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पालघर में फंसे जहाज को 12 दिन बीत चुके हैं। जहाज से डीजल का रिसाव तो रोक लिया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग है हजारों लीटर डीजल से भरे जहाज को खाली करने की। इस मिशन को अंजाम देने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर जहाज से डीजल का रिसाव होता है तो ये पर्यावरण के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। यही वजह है कि बचाव दल की टीमें जो है मछुआरों के साथ जल्द से जल्द डीजल को निकालने के इस अभियान में पूरी तरह से लगी हुई हैं। 12 दिन से फंसा हुआ है ये जहाज, इसमें से डीजल निकालने का जो काम है ये ज़ोरों से चल रहा है। जहाज़ को खाली करने की बात की कोशिश हो रही है। 80,000 लीटर से ज़्यादा डीजल इस जहाज़ में है। टौटे तूफान के बाद उसमें फंसे गल कंस्ट्रक्टर जहाज को पालघर के इस समुद्री सीमा पर देखा जा सकता है, जहां पर वो रॉक से टकराया है, जिसमें करीब 80,000 लीटर से ज़्यादा ऑयल था, जो धीरे धीरे लीक होना शुरू हुआ है, जो आसपास के कई इलाकों में फैल चुका है, जिसके कारण समंदर के किनारे की सारी सीमाएं काली हो गई हैं और
यहाँ पर ऑयल फैला हुआ है उसको निकालने के लिए लगातार कोशिशें चल रही है। उसके बाद कंपनी की तरफ से भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तमाम सारे बड़े बड़े टैंक लाए गए हैं ताकि उस ऑयल को निकाला जा सके। ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके के टैंक्स में उन ऑयल को रखा जा सके, इसलिए ये टैंक आए हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। आसपास के इलाके में पूरी तरीके से ऑयल फैल चुका है, जिसके कारण यहाँ के मछुआरों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, मछलियाँ ख़राब हो रही हैं और साथ ही साथ अब कोई समंदर में मछलियाँ मारने के लिए नहीं जाता है। हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, फिशरमैन। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोगों के यहाँ ये दिक्कत है कि मच्छी बहुत ख़राब हुई है और कोई इधर मच्छी खाता नहीं है और पूरा ऑयल से भर गया है इधर। इस आसपास के इलाके में कितना दूर तक ये ऑयल फैला हुआ है? बहुत दूर तक है, इस गांव से उस गांव तक, मतलब समझ में आए कि सातपट्टी और केलवा, इस गांव तक ऑयल फैल रहा है।